नमस्कार दोस्तों, मैं रामस्वरूप सहायक आचार्य प्राणी शास्त्र आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम मेंडल के वंशागति के नियमों का अध्ययन करेंगे। इसके साथ हम मेंडल के बारे में जानेंगे, मेंडल की सफलता के बारे में जानेंगे, मेंडल ने जिन 7 विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था वो कौन से गुणसूत्र पर स्थित होते हैं ये हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं बात करता हूँ, जो पिछला चैप्टर हमने पढ़ा था उसकी कुछ कंसेप्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जेनेटिक्स की शुरुआत की हम बात करें, आनुवंशिकी, वो कौन से सन में हुई थी? 1866 में। क्यों? क्योंकि इसी वर्ष मेंडल ने क्या किया था? अपना पेपर पब्लिश किया था। अपना पेपर एक मीटिंग में प्रस्तुत किया था जिसमें उन्होंने अपने तीनों नियमों के बारे में बताया था 1866 में। और मेंडल को ही आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। ये आप सभी को अच्छे से याद होना चाहिए। मेंडल के नियमों की पुनः खोज बाद में हुई थी। कब? 1900 में 3 पादप वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों की पुनः खोज की। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। जो जेनेटिक जो शब्द है ये 1905 में किसके द्वारा दिया गया? बेटसन के द्वारा दिया गया। ये भी आपको पता होना चाहिए। और जीन शब्द की हम बात करें, जीन शब्द सर्वप्रथम कब दिया गया था? 1910 में। किसके द्वारा? जॉनसन के द्वारा। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा 1953 में डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था किसके द्वारा? वाटसन और क्रिक के द्वारा। वाटसन व क्रिक के द्वारा डीएनए का डबल मॉडल दिया गया। जीन एक क्या है? जीन एक आनुवंशिक कारक है। जीन एक क्या है? आनुवंशिक कारक या वंशानुगत कारक। इंग्लिश में कहे तो हेरिडिटी फैक्टर। ये भी आपको याद रखना है। प्रत्येक कायिक कोशिका की हम बात करें, जिसको 2n से हम प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक कायिक कोशिका में प्रत्येक विशेषक के लिए एक जीन के 2 एलील पाए जाते हैं। कितने एलील? 2 एलील सामान्यतः, यानी जीन युग्म में पाई जाती है। जीन की 2 कॉपी पाई जाती है जिसको हम एलील के रूप में जानते हैं। ये एक सामान्य है, कुछ इसके अपवाद भी है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि एक विशेषक, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रेट। मैं ये बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, ट्रेट और लक्षण में क्या अंतर है। बराबर क्या हो सकता है? 1 जीन पेयर। 1 जीन पेयर का मतलब जो पेयर की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर 2 एलील है इसके साथ, जैसे T और T या T या स्मॉल t। ये क्या है? ये जीन पेयर है और इससे ट्रेट निकलते हैं। ट्रेट कौन सा? जैसे इससे कौन सा ट्रेट निकल के आएगा? लंबा। इससे भी लंबा और इससे बोना। ये ट्रेट है, ये विशेषक है, जो ये लंबा बोना विशेषक है। और पौधे की लंबाई क्या है? पौधे की लंबाई क्या है? लक्षण, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? कैरेक्टर। कैरेक्टर और ट्रेट में ये अंतर है। कैरेक्टर, पौधे की लंबाई एक कैरेक्टर है, जबकि जो लंबा है या बौना है वो क्या है? विशेषक है। ये आपको ध्यान रखना है, यानी एक विशेषक ट्रेट बराबर 1 जीन पेयर। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखनी, ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके लिए समझ में आ जाएगी तो जेनेटिक्स आपके लिए आसान हो जाएगी। अब हम क्रोमोसोम की बात करते हैं।
प्रत्येक एक हैप्लॉइड कोशिका की मैं बात करता हूँ। हैप्लॉइड कोशिका का अर्थ होता है अगुणित कोशिका। अगुणित कोशिका की मैं बात करता हूँ। अगुणित कोशिका बराबर क्या होता है? अगुणित कोशिका में एक गुणसूत्र ऐसे मान के चलो कि प्रत्येक गुणसूत्र की एक कॉपी पाई जाती है। प्रत्येक गुणसूत्र की एक कॉपी पाई जाती है, यानी वो जोड़ी में नहीं पाया जाता है। कौन सी कोशिका में? अगुणित कोशिका में। या प्रत्येक जीन की एक कॉपी पाई जाती है, ऐसे हम कह सकते हैं। या प्रत्येक जीन का एक एलील पाया जाता है। जैसे एक एलील का मतलब जैसे टी हो गया सिर्फ, या स्मॉल टी हो गया सिर्फ, ये एक एलील है। हैप्लॉइड कोशिका में सिर्फ कैपिटल टी होता है या फिर स्मॉल टी होता है। पौधे की लंबाई के संदर्भ में हम यदि बात करें तब ये हैप्लॉइड कोशिका होगा। जैसे युग्मक की बात करें, जैसे शुक्राणु की बात करें, एक एग्जाम्पल के रूप में मैं शुक्राणु लूँ। शुक्राणु में कितने होते हैं? 23 गुणसूत्र होते हैं। यानी प्रत्येक गुणसूत्र एक की संख्या में होता है। 23 गुणसूत्र अलग अलग होते हैं। और जो कायी कोशिका होती है उसमें कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र, यानी 23 जोड़ी होते हैं। एक गुणसूत्र जोड़े में स्थित होता है, वहाँ एक गुणसूत्र की 2 कॉपी होती है। किसमें? कायी कोशिका में। और जो शुक्राणु होता है जिसको हम अगुणित कोशिका कहते हैं, वहाँ पे प्रत्येक गुणसूत्र की एक कॉपी होती है, प्रत्येक जीन की एक कॉपी होती है, प्रत्येक जीन का एक एलील होता है। ये तो होगी किसकी बात? हैप्लॉइड कोशिका की। अब मैं बात करूँ डिप्लॉइड कोशिका। डिप्लॉइड कोशिका यानी द्विगुणित सेल। द्विगुणित सेल में प्रत्येक गुणसूत्र की 2 कॉपी होती है। कितनी कॉपी? 2 कॉपी। राइटिंग थोड़ी मेरी अच्छी नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ उसी के हिसाब से आप राइटिंग को समझते जाओ। प्रत्येक जीन की 2 कॉपी, प्रत्येक जीन की 2 कॉपी होती है। और प्रत्येक जीन के 2 एलील होते हैं। 2 एलील होते हैं। जैसे कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी कोई भी हो सकते हैं। पौधे की लंबाई की हम बात करें तब ये आपको कंसेप्ट ध्यान रखनी है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, समयुग्मजी क्या होता है? समयुग्मजी यानी होमोजाइगस। होमोजाइगस में क्या होता है? एक जीन के 2 समान एलील पाए जाते हैं होमोजाइगस में। जैसे टी या स्मॉल टी ये दोनों समान एलील हैं। हेटेरोजाइगस में क्या होता है? विषम युग्मजी यदि है, हेटेरोजाइगस यदि है, तो क्या होता है? एक जीन के 2 असमान एलील, यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी कुछ भी हो सकते हैं, या आर स्मॉल आर या कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। ये क्या है? एक जीन के 2 असमान एलील है हेटेरोजाइगस अवस्था में, विषम युग्मजी अवस्था में। ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। अब हम शुरू करते हैं अपना जो टॉपिक है आज का। सबसे पहले मेंडल के बारे में थोड़ी सी आपको मैं बताना चाहूँगा। मेंडल का जो जीवन काल है वो 1822 से लेकर 1884 के बीच तक रहा। यानी 1822 में जन्म हुआ और 1884 में उनकी मृत्यु हो गई। ये एक पादप वैज्ञानिक थे। ये पादप विज्ञानी या वैज्ञानिक कह दो आप, जो संत ऑगस्टीन के अनुयायी थे। इन्होंने वंशागत के नियमों की खोज की। इन्होंने 1856 से लेकर 1863 के बीच मटर के पौधे पर
अनुसंधान किए, कार्य किए और अपने निष्कर्ष, जो भी निष्कर्ष प्राप्त हुए थे उसको 1865 में एक मीटिंग में प्रस्तुत किया था। ब्रूनो नेशनल सोसाइटी, साइंस सोसाइटी की मीटिंग में प्रस्तुत किए थे। ब्रूनो नेशनल साइंस सोसाइटी की मीटिंग में प्रस्तुत किया और 1867 में एक पेपर के रूप में पब्लिश किया। लेकिन किसी ने भी मेंडल के अनुसंधान में रुचि नहीं दिखाई और मेंडल के जो नियम वो वैसे के वैसे रह गए। 1884 में उनकी मृत्यु हो गई। तब तक कि किसी ने कोई उनके नियमों की महत्ता नहीं समझी। लेकिन 1900 की बात करते हैं हम, 19वीं सदी की बात, 20वीं सदी की शुरुआत की बात करते हैं हम, मतलब 19वीं सदी का लास्ट ये कह सकते हो आप इसको। 1901 20वीं सदी आ जाती है। तो 1900 की हम बात करें, उस समय 3 पादप वैज्ञानिक की हम बात करते हैं। कौन कौन से? एक तो हुगो डी व्रीज, दूसरा कार्ल कोरेंस और तीसरे सेनमार्क। ये मैंने हिस्ट्री बताई है मेंडल की आनुवंशिकी, उसमें उस वीडियो में मैं इनको बता चुका हूँ। इन 3 पादप वैज्ञानिकों ने 1900 में अपने अपने अनुसंधान में मेंडल ने जो नियम दिए थे, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, वो समान ही प्रकार के निष्कर्ष निकाले। यानी क्या निष्कर्ष निकाले? 9:3:1 वाला रेशियो निकाला उन्होंने, 3:1 वाला रेशियो निकाला। तो ये जो मेंडल ने निष्कर्ष निकाले थे एकल संकर संकरण और द्वि संकर संकरण से, वही निष्कर्ष इन 3 पादप वैज्ञानिकों ने निकाले और उन्होंने फिर मेंडल के कार्य को अपने पेपर में साइटेड किया, मतलब वहाँ पर अपने पेपर में उनको क्रेडिट दिया और मेंडल के नियमों की खोज वापस हुई, पुनः खोज हुई थी 1900 में इन 3 पादप वैज्ञानिकों की वजह से। अब हम बात करते हैं मेंडल को सफलता क्यों मिली, उसके पीछे क्या कारण है। मेंडल ने ऐसा क्या किया कि केवल मेंडल को ही सफलता मिली, बाकी कई पादप वैज्ञानिक भी उस समय अपने अपने अनुसंधान में लग रहे थे इसी आनुवंशिकी को लेकर, लेकिन सिर्फ मेंडल को ही सफलता मिली। उसके पीछे हम 3 महत्वपूर्ण कारण देखेंगे। मेंडल की सफलता के पीछे मेंडल की सफलता के कारण, जिसमें 3 महत्वपूर्ण कारण देखेंगे। पहला कारण हम देखेंगे मटर के पौधे का चयन। क्यों मिली सफलता? क्योंकि उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया, इसलिए उनको सफलता मिली। हम फिर देखेंगे मटर के पौधे के चयन से सफलता क्यों मिली, वो भी देखेंगे। दूसरा पॉइंट है 7 विपर्यासी लक्षण का चयन। तीसरा मेंडल का सांख्यिकीय विश्लेषण, मेंडल का सांख्यिकीय विश्लेषण और जो अनुसंधान किया उसकी विधि। मेंडल का सांख्यिकीय विश्लेषण व अनुसंधान की विधि, आप ऐसे ध्यान रख सकते हो। पहले मैं बात करता हूँ मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया, उससे मेंडल को सफलता क्यों मिली। ऐसा क्या था मटर के पौधे में जो मेंडल को सफलता दिला गया। मटर के पौधे की विशेषता की हम बात करें, मटर का पौधा जिसको पायसम सेटायम भी कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम। पहला हम देखते हैं मटर के पौधे की विशेषता, इनको आसानी से लगाया जा सकता है, आसानी से लगाया जा सकता है। और मेंडल के पास तो हरित गृह भी था, उद्यान भी उसके पास पहले से मौजूद था, तो मेंडल को कोई दिक्कत नहीं हुई, पहला। दूसरा, मेंडल का मटर का पौधा दूसरे पौधों की अपेक्षा जल्दी से वृद्धि करता है और एक ही मौसम में अपने संपूर्ण वृद्धि कर लेता है।
इसके साथ मेंडल के ऊपर कोई दबाव नहीं था कि मैं जल्दी ही अपने रिजल्ट शो करूं। उन्होंने कई पीढ़ियों तक लगातार एक ही लक्षण को परीक्षण करने में निकाल दिए। ये दूसरा कारण था, क्योंकि आसानी से वृद्धि करता है। तो आसानी से वृद्धि करता है, जल्दी से वृद्धि करता है, पूरी चीज़ आप लिख लेना। अच्छा, ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ विद्यार्थियों, आप सोच रहे होंगे कि इस बार सर नोट्स के थ्रू नहीं समझा रहे। नोट्स में आपको इस वीडियो की लिंक मैं आपको डाल दूंगा, यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ, और नोट्स फिर आप वहाँ से आप पढ़ सकते हैं PDF के रूप में, जो जिससे मैं आपको समझा रहा हूँ उन्हीं नोट्सों को, ताकि फिर आपके अच्छे से वो चीज़ समझ में आ जाए। तीसरी विशेषता हम बात कर रहे हैं मटर के पौधे की। मटर का पौधा क्या होता है? उभयलिंगी होता है, यानी नर और मादा एक ही पौधे के ऊपर पाए जाते हैं। स्वनिषेचन के माध्यम से इसमें प्रजनन किया जाता है, जिसमें एक ही पौधे से नर व मादा युग्मक एक दूसरे के साथ मिलकर बीज पैदा करते हैं। मटर की इसी खासियत से मेंडल ने कई अलग अलग प्योर ब्रीडिंग सच्चे प्रजनन वाले स्ट्रेन या उपभेद प्राप्त किए, पीढ़ियाँ प्राप्त की, जिनमें से प्रत्येक को एक विशेष लक्षण से पहचाना जा सकता है। यानी स्वनिषेचन के द्वारा जब उन्होंने स्वनिषेचन कराया कई पीढ़ियों तक, तो शुद्ध लंबे पौधे वो प्राप्त करने में सफल रहे, शुद्ध बौने पौधे प्राप्त करने में सफल रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, जैसे पहले उन्होंने 2 मटर के पौधे के बीच में स्वपरागण होने दिया, और उसमें सारे के सारे लंबे पौधे प्राप्त हो गए। फिर उन्हीं के बीच स्वपरागण किया, उसमें से ज़्यादातर लंबे पौधे प्राप्त हुए, फिर कुछ छोटे बौने पौधे प्राप्त हुए। फिर उनमें से लंबे पौधों को अलग किया, फिर उनमें संकरण करवाया, फिर सारे पौधे लंबे पौधे प्राप्त हुए। तो मेंडल को ये विश्वास हो गया कि ये कौन से शुद्ध प्रजनन वाले हैं, प्योर ब्रीडिंग वाले। इस प्रकार उन्होंने अलग अलग लक्षणों की प्योर ब्रीडिंग अलग अलग कर ली, फिर उन्होंने उनके बीच संकरण करवाया, और अपने जो भी निष्कर्ष है उनको एक पेपर के रूप में, डाटा के रूप में उनको इकट्ठा किया, और फिर अपने निष्कर्ष निकाले। अन्य विशेषता की बात करते हैं। मटर के पौधों के द्वारा एक साथ कई संततियों का निर्माण किया जा सकता है। बड़ी संख्या में संततियों का जो निर्माण है वो भी एक मुख्य कारण था। संतानों की बड़ी संख्या में उत्पन्न होना, ये भी एक महत्वपूर्ण कारक था मटर के पौधे के लिए, जिससे मेंडल को सफलता प्राप्त करने में आसानी हुई। कई डाटा एक साथ वो निर्मित कर सके, बड़ी संख्या में संततियाँ बनने के कारण। ये मटर के पौधे की हमने बात कर ली। दूसरा कारक हम देख रहे हैं, जिसमें हमने आपको बताया कि जो 7 विपर्यासीय लक्षण है उनका चयन भी एक मुख्य कारक था मेंडल की सफलता के पीछे, क्योंकि मेंडल ने उन्हीं लक्षणों का चयन किया। मेंडल ने केवल उन्हीं लक्षणों का चयन किया जो स्पष्ट रूप से विशिष्ट थे, पहचान योग्य थे, व विपरीत लक्षणों वाले थे। उन्हीं लक्षणों का मेंडल ने चयन किया था जो स्पष्ट, पहचान योग्य और विशिष्ट लक्षणों वाले थे। अच्छा, और इसके अलावा मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण पर ध्यान केंद्रित किया। ये भी एक इम्पोर्टेंट कार्य था मेंडल का। एक ही समय में एक ही लक्षण पर ध्यान केंद्रित किया और कई पीढ़ियों तक उसी लक्षण की वंशागति का अध्ययन करते रहे, विश्लेषण करते रहे। जबकि अन्य साइंटिस्ट ने क्या किया, एक साथ कई लक्षणों का विश्लेषण किया एक ही समय में, जिससे उनके जो रिजल्ट जो है, परिणाम है, वो काफ़ी जटिल हो गए थे और वो एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। अच्छा, मेंडल के जो नियमों के लक्षणों की हम बात करते हैं, 7 विपर्यासीय लक्षण। आपसे पूछ ले कि वो कौन से लक्षण है, उसको आप कैसे याद रखोगे? उसको याद करने का एक आपको मैं सीधा सरल तरीका बताता हूँ।
सबसे पहले मटर का पौधा है बड़ा होता है, यानी पौधे की लंबाई, पौधे की लंबाई, ये पहला क्या हो गया, पहला लक्षण हो गया जिसमें पौधा लंबा होता है और बौना होता है ना। लंबा कौन सा लक्षण है, प्रभावी लक्षण है, और बौना अप्रभावी लक्षण है। पहला लक्षण हमने देख लिया, पौधा लंबा बढ़ रहा है। लंबा होने के बाद में पौधे के ऊपर क्या आते हैं, फूल आते हैं, फूल आते हैं। तो दूसरा कौन सा हो गया, फूल। अब फूल का रंग हम देखते हैं, फूल का रंग, फूल का रंग हम बात कर रहे हैं कैसा हो सकता है। फूल का रंग बैंगनी हो सकता है और सफ़ेद हो सकता है। बैंगनी प्रभावी लक्षण है और सफ़ेद अप्रभावी लक्षण है। फूल का रंग देख लिया। रंग देखने के बाद में फिर फूल की स्थिति भी हमें देखनी होगी कि किस स्थिति पर फूल लगा हुआ है। यानी तीसरा जो लक्षण कौन सा गया, पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति कौन सी हो सकती है, अक्षीय हो सकती है और अंतस्थ हो सकती है। ये भी हमें ध्यान रखना है। 3 हो गए। चौथे की बात करें, पुष्प के ऊपर आ गए, पुष्प लग गए। पुष्प लगने के बाद में क्या होती है, फली लगती है। फूल आने के बाद में क्या लगती है, फली लगती है। अब फली की हम बात करते हैं। फली का रंग, फली का रंग इंग्लिश में क्या कहते हैं, फली को पोड कहते हैं। फली का रंग कैसा हो सकता है, फली का रंग हरा हो सकता है और पीला हो सकता है। हरा प्रभावी है और पीला अप्रभावी है। अब हम बात करते हैं फली के रंग की बात कर ले, फली के आकार की भी हम बात करेंगे। फली के आकार की कि फली का आकार कैसा है, वो भी मेंडल ने लक्षण के रूप में चयन किया था। आकार कैसे हो सकता है फली का, फूली हुई हो सकती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इनफ्लेटेड। फली क्या हो सकती है, फूली हुई हो सकती है, जिसको हम कहते हैं इनफ्लेटेड। और दूसरा सिकुड़ी भी हो सकती है, सिकुड़ी हुई, जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रिक्टेड। फूली हुई प्रभावी लक्षण है और सिकुड़ी हुई अप्रभावी लक्षण है। फली के आकार की हम बात कर चुके हैं। अब फली में से क्या निकलेंगे, बीज निकलेंगे। फली में से क्या निकलेंगे, बीज निकलेंगे। बीज निकलेंगे। बीज किसके अंदर होते हैं, बीज कोट के अंदर होते हैं। बीज किसके अंदर होते हैं, बीज कोट के अंदर। तो बीज कोट का रंग। अब यहाँ पर मैं आपको चीज़ एक और बताना चाहूँगा, बीज कोट का रंग, दूसरे लक्षण पर आ जाओ आप। बीज कोट का रंग और फूल का रंग, इन दोनों को उन्होंने एक साथ नोट किया था। एकल संकर संकरण में इन दोनों को एक साथ नोट किया था। उन्होंने कहा था कि एक दूसरे से सहसंबंधित है। सहसंबंधित किस प्रकार है, जैसे मैं यहाँ पर बताऊं, बीज कोट का रंग। अब बीज कोट का रंग कैसा था, बीज कोट का रंग स्लेटी प्रभावी लक्षण के रूप में और सफ़ेद अप्रभावी लक्षण के रूप में। उन्होंने ये बताया कि बैंगनी और स्लेटी दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, सफ़ेद एक साथ अप्रभावी रूप में मूव कर रहे हैं। बैंगनी जो जिस फूल का रंग बैंगनी होता है उसके बीज कोट का रंग भी स्लेटी होता है। मेंडल ने ये निष्कर्ष निकाला, इसलिए इन्होंने दोनों को एक साथ लिया, बीज कोट का रंग। तो इनको 8वें लक्षण के रूप में ना लेके इसी में दूसरे लक्षण में इनको फिक्स कर दिया। अब आगे के लक्षण की हम बात करते हैं। बीज कोट का रंग आ गया। बीज कोट का रंग आने के बाद में उसमें से बीज कोट की हम बात कर ली। बीज कोट के अंदर क्या है, बीज है। अब हम बीज पर आते हैं। बीज हमने निकाल लिया। बीज निकालने के बाद में बीज का हम रंग देख रहे हैं कि बीज किस रंग का है। तो बीज का रंग, ये 6वां इनका लक्षण हो गया। बीज का रंग कैसा हो सकता है, बीज का रंग पीला हो सकता है और हरा हो सकता है। और 7वां जो लक्षण है वो कौन सा हो गया, बीज का आकार। बीज का आकार कैसा हो सकता है, गोल हो सकता है और झुर्रीदार हो सकता है।
दोस्तों इस प्रकार आप याद रख सकते हो। इतना ज़्यादा पूछते नहीं है एग्जाम में, लेकिन ये आप इस क्रम में आप इनको याद रख सकते हो, तो आपके याद करने में आसानी रहेगी। अब हम तीसरे कारण की बात करते हैं, जो हमारा कौन सा था, अनुसंधान की विधि और सांख्यिकीय विश्लेषण। किस प्रकार मेंडल ने कौन से सांख्यिकीय विश्लेषण का यूज किया था अपने डाटा को इंटरप्रिटेशन करने के लिए, डाटा का रिजल्ट निकालने के लिए। मेंडल क्यों सफल हुआ? क्योंकि मेंडल ने कौन सा दृष्टिकोण अपनाया था? प्रयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाया था, और अपने परिणामों की गणित का उपयोग करते हुए, मैथमेटिक्स का उपयोग करते हुए वर्णन किया, सांख्यिकीय विश्लेषण द्वारा उनकी व्याख्या की। लेकिन दूसरे वैज्ञानिक ने क्या किया? केवल जो संकरण के परिणाम उनका केवल वर्णन किया था, जबकि मेंडल ने सबसे पहले क्या किया? अपने परिणाम जो भी आए थे उनके ऊपर एक अवधारणा दी, अवधारणा प्रतिपादित की, और उस अवधारणा को टेस्ट करते रहे कई पीढ़ियों तक कि वो सही है या गलत है। टेस्ट करते रहे, प्रयोग करते रहे। उन्होंने क्या किया? प्रत्येक फिनोटाइप की कई संततियों की संख्या का रिकॉर्ड करते रहे, संख्या को रिकॉर्ड करते रहे, और फिर उनके बीच में अनुपात निकाला कि इस लंबे पौधे वाले कितने मटर के पौधे हैं, बोने वाले कितने मटर के पौधे हैं, उनके बीच में अनुपात निकाला। और अंतिम परिणाम निकालने से पहले 10 वर्षों तक एक्सपेरिमेंट किए, प्रयोग किए कई वर्षों तक, तब जाके वो सेटिस्फाइड हो पाए कि हाँ मैंने जो निकाला है वो सही निकाला है। ये तो मेंडल की सफलता के पीछे कारण हो गए कि क्या कारण थे, ये हमने देख लिए। अब हम बात करते कि मेंडल के जो 7 विपर्यासी लक्षण थे, 7 जो विपर्यासी लक्षण थे वो क्या 7 अलग अलग गुणसूत्रों पर स्थित थे, या क्रोमोसोम पर स्थित थे, या फिर कम गुणसूत्रों पर स्थित थे? वो हम देखते हैं। मेंडल ने जो 7 लक्षण दिए थे वो 7 जीन युग्मों द्वारा निर्धारित होते हैं। कितनी जीन द्वारा? 7 जीन युग्मों के द्वारा। और ये 7 जीन युग्म है वो 7 अलग अलग क्रोमोसोम या गुणसूत्र पर स्थित ना होकर केवल 4 गुणसूत्रों पर स्थित थी। जो मेंडल ने जो 7 लक्षण दिए थे उनको निर्धारित करने वाली 7 जीन युग्म में केवल 4 गुणसूत्रों पर स्थित थी। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। वो कौन कौन सी लक्षण वाले जीन कौन कौन से गुणसूत्र पर स्थित थी, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको पढ़ लेना। अच्छा, एक चीज़ और आप याद रख सकते हो, भाग्यशाली से, किस्मत से मेंडल ने जो द्विसंकर संकरण किया या त्रिसंकर संकरण किया, उनके लिए जिन लक्षणों का जिन जीन का उन्होंने चयन किया, जिन जीन युग्म का चयन किया, यानी जिन लक्षणों का चयन किया एक तरह से, जो वो उन लक्षणों को निर्धारित करने वाली जीन अलग अलग गुणसूत्रों पर स्थित थी, या फिर वो जीन एक दूसरे से इतनी अधिक दूर थी कि उनके बीच में ऐसा कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, जिसके कारण मेंडल को जो परिणाम प्राप्त हुए वो उनके इच्छित परिणाम थे। यदि ऐसा होता कि मेंडल ने जिन लक्षणों को चयन किया और वो लक्षण एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं वो जीन, तब मेंडल को भिन्न परिणाम मिलते, और जो रेशियो हम देख रहे थे 9:31 वो नहीं प्राप्त होता। यानी मेंडल ने जो, जैसे ये गुणसूत्र है, ये एक गुणसूत्र है जोड़ी के रूप में, ये दूसरा गुणसूत्र है, ये पहला गुणसूत्र है, ये दूसरा गुणसूत्र है। मेंडल ने जो द्विसंकर संकरण के लिए जो लक्षण चुने थे, मान लो कि बीज का आकार की हम बात कर रहे हैं, बीज के आकार की बात हम कर रहे हैं, तो बीज का आकार हम देकर गए थे, गोल और धुरीदार हो सकता है।
बीज का रंग, ये दो हम एक साथ जैसे लेकर चले, पीला गोल और हरा जोड़ीदार। यानी मेंडल ने जैसे ये गोल पीला ये जो बात कर रहे हैं, तो गोल, एक तो गोल का हम बात करें, जो गोल के लिए बीज के आकार के लिए जो जिम्मेदार जीन है वो जैसे गुणसूत्र 1 पे स्थित है, और बीज के रंग के लिए जो जीन जिम्मेदार है वो गुणसूत्र नंबर 2 पर स्थित हो, जिसमें बीज का रंग है और ये बीज का आकार है। बीज का आकार और बीज का रंग, इन दोनों को निर्धारित करने वाले जो जीन युग्म है वो अलग अलग पर स्थित है। यदि वो दोनों जीनें एक ही गुणसूत्र पर स्थित होती तब मेंडल को जो रेशियो 9:1 वो नहीं प्राप्त होता। क्यों? क्योंकि फिर उन जीन के बीच में सहलग्नता हो जाती। वो जीन, उन जीन का स्वतंत्र अफ्यून नहीं होता, उन जीन का पृथक्करण नहीं होता स्वतंत्र रूप से, और फिर सहलग्नता की स्थिति में ये रेशियो मेंडल को नहीं प्राप्त होता। आगे चलकर हम इनके अपवाद देखेंगे, वहाँ पर हम देखेंगे कि ऐसे कौन से लक्षण थे जो एक साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं, जिनके कारण सहलग्नता होती है और वो मेंडल के नियमों का विरोध करते हैं, उनके उलट परिणाम प्राप्त हमें होते हैं। तो मेंडल इस रूप में भाग्यशाली था क्योंकि उन्होंने जो लक्षण चूज किए थे, चयन किए थे, वो अलग अलग गुणसूत्रों पर स्थित थे। अब हम मेंडल के नियमों की हम बात करते हैं, आते हैं मेंडल के नियम के ऊपर, क्योंकि ये पढ़ना बहुत ज़रूरी था। मेंडल के नियमों पर हम आते हैं। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि मेंडल ने जो 1866 में अपने पेपर में जो प्रस्तुत किए थे, अपना पेपर जो प्रस्तुत किया था, उसमें ये 3 नियम नहीं थे। इस रूप में, जिस रूप में आज हम पढ़ रहे हैं, उस रूप में नहीं थे। ये जो आज हम नियम पढ़ रहे हैं, ये एक तरह से क्या है, मेंडल ने जो पेपर दिया था उस पेपर में जो भी अवधारणाएं निकल के आई उस पेपर से, उन्हीं अवधारणाओं को आगे चलकर हम नियमों के रूप में पढ़ने लग गए। मेंडल का जो स्वतंत्र अफ्यून का नियम है, मेंडल का जो स्वतंत्र अफ्यून का नियम है, वो मूलभूत पेपर में प्रारंभिक रूप में उपस्थित था, यानी ब्रोहणिकी रूप में उपस्थित था। और जो पृथक्करण का नियम है, पृथक्करण का जो नियम है मेंडल का, वो मेंडल ने संकरण के डाटा को समझाने के लिए जिन चीज़ों का उपयोग किया था, जिसको समझाया था, उसी से ये निकल कर आया है पृथक्करण का नियम। संकरण के डाटा के उस अवधारणा से निकल कर आया है जिसके माध्यम से मेंडल ने अपने पेपर में संकरण के डाटा को समझाया, क्रॉस को समझाया, डाई हाइब्रिड क्रॉस या मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझाया था। किस माध्यम से? उसी अवधारणा से ये पृथक्करण का नियम निकल कर आया है। और जो प्रभाविता का नियम है, प्रभाविता का जो नियम है वो एक मिथ्या है। मिथ्या का मतलब मेंडल के नियम के हिसाब से बता रहा हूँ कि मेंडल के पेपर में कहीं भी जिक्र नहीं है प्रभाविता का नियम की, एक मिथ्या है। ये कहाँ से निकल के आया? इसको किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रीज ने अपने अनुसंधान और मेंडल के पेपर, इन दोनों का उपयोग करके इस प्रभाविता के नियम को निकाला। इनको हम मेंडल के नियम से क्यों जानते? क्योंकि जो इनका सोर्स है वो तो मेंडल का पेपर ही था, इसलिए इनको हम मेंडल के नियम से ही जानते हैं। कई साइंटिस्ट ने अवधारणा के आधार पर इन नियमों को डेवलप किया आगे चलकर, लेकिन हम जानते ही इनको मेंडल के नियम से ही, क्योंकि ये मेंडल के पेपर से ही मूल रूप से उद्भूत हुई है, इसलिए इनको मेंडल के नियम के रूप में हम जानते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रभाविता का नियम।
इंग्लिश में कहे तो द लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम, ये हम पढ़ते हैं। ये मैं बता चुका हूँ, ये एक सार्वभौमिक नियम नहीं है, यूनिवर्सल लॉ, ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है, हर स्थिति में लागू नहीं होता है। मेंडल ने कभी भी इस नियम के बारे में अपने पेपर में चर्चा नहीं की, वर्णित नहीं किया। वो तो ह्यूगो डी ब्रीज ने क्या किया, मेंडल के अनुसंधान और स्वयं के अनुसंधानों से ये निष्कर्ष निकाला, प्रभाविता के नियम को निकाला। इस नियम के अनुसार आपको सबसे सटीक परिभाषा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये प्रत्येक स्थिति में लागू नहीं होता और सभी विशेषज्ञों के लिए लागू नहीं होता है। इस नियम के अनुसार आपको ये याद रखना है, कभी कभी एक युग्म की एक जीन, या जिसको हम क्या कहते हैं एलील, उसी युग्म की दूसरी जीन, वो भी क्या एलील, आप एलील कह दो चाहे जीन कह दो कोई फर्क नहीं है, की अभिव्यक्ति को छिपा देती है तथा यह नियम केवल उस जीन युग्म की विषम युग्मजी अवस्था में ही लागू होता है। ये परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। यानी प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि जैसे कोई भी एक कैरेक्टर है, मैं एक कैरेक्टर की बात करता हूँ, पौधे की ऊंचाई, पौधे की ऊंचाई, पौधा लंबा हो सकता है और पौधा बौना हो सकता है। लंबे पौधे के लिए कैपिटल टी और बौने पौधे के लिए स्मॉल टी। ये हम इनका संकेत यूज करते हैं, जो आके मैं आपको बताऊंगा। ये जो टी हम शो कर रही है एलील है, मैं आपको बताकर गया हूं कि ये विशेषक है। ये क्या है विशेषक, जो लंबा और बौना, ये क्या है विशेषक। तो प्रत्येक विशेषक के लिए मैं आपको बता के गया हूं, जीन युग्म पाया जाता है एक, मतलब 2 एलील पाए जाते हैं, 2 एलील पाए जाते हैं, प्रत्येक विशेषक के लिए 2 एलील पाए जाते हैं। प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि एक एलील विषम युग्मजीय अवस्था में, ये क्या है, ये सम युग्मजीय अवस्था है। जैसे एक ऐसा कोई विशेषक है जिसमें 2 एलील ऐसे है, एक लंबे पौधे के लिए जिम्मेदार है, एक बौने के लिए जिम्मेदार है सॉरी। जब वो दोनों एक साथ होते हैं विषम युग्मजीय अवस्था में, तब जो एलील अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है वो प्रभावी एलील कहलाता है, और जो अपना प्रभाव छिपा देता है वो अप्रभावी एलील कहलाता है। यानी विषम युग्मजीय अवस्था में एक एलील दूसरे एलील के प्रभाव को छिपा देता है। ये प्रभाविता का नियम है। जो अपना लक्षण प्रकट कर पाता है विषम युग्मजीय अवस्था में वो प्रभावी कहलाता है, और जो लक्षण नहीं प्रकट कर पाता वो अप्रभावी कहलाता है। ये क्या है, ये प्रभाविता का नियम है। मेंडल ने इसको एकल संकर संकरण के द्वारा समझाया था। एकल संकर संकरण के माध्यम से मेंडल ने इसको समझाया। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के माध्यम से मेंडल ने इसको समझाया था। मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने लंबे पौधे, मटर के लंबे पौधे व बौने पौधे के बीच यह जानने के लिए संकरण करवाया कि पौधे की ऊंचाई किस प्रकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होती है, किस प्रकार जाती। उन्होंने क्या किया, सावधानी से एक मटर के पौधे से
सबसे पहले क्या हटाया, पुकेंसर को उठा दिया, रिमूव कर दिया, और फिर दूसरे मटर के पौधे से पुकेंसर यहाँ वर्तिका के ऊपर स्थानांतरित कर दिए। पहले मटर के पौधे, एक किस्म, ये एक किस्म है मटर की, ये दूसरी किस्म है, वैरायटी या किस्म। तो एक किस्म के मटर के पौधे के से पुकेंसर को उठा दिया और दूसरी किस्म के मटर के पौधे से पुकेंसर को लगा, पहले वाले मटर के पौधे के ऊपर लगा दिया, वर्तिका के ऊपर लगा दिया। इससे क्या हुआ, फिर इनके अंदर ये निषेचन, उनको निषेचन होने दिया, इनके बीच में निषेचन को होने दिया, और निषेचन होने के बाद में क्या हुआ, जो प्रथम पीढ़ी प्राप्त हुई, जो प्रथम पीढ़ी प्राप्त हुई उसमें सारे के सारे कौन से पौधे मिले हमें, सभी लंबे पौधे मेंडल को प्राप्त हुए। पहली पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में लंबे पौधे प्राप्त हुए। उन्होंने लंबे नर के साथ बौनी मादा व बौने नर के साथ लंबी मादा दोनों करवा के देख लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने लंबे पौधे प्राप्त हुए। कैसे, जैसे पहले उन्होंने ले लिया लंबा पौधा और बौना पौधा। अब एक बार तो लंबे पौधे के रूप में नर ले लिया और एक बार मादा ले लिया, इधर भी, इधर नर लिया तो इधर फिर मादा ले लिया बौना पौधे के रूप में। जब लंबा पौधा मादा लिया तो बौना पौधा नर ले लिया। इनके बीच में जब उन्होंने क्रॉस करवाए तो सारे के सारे कैसे प्राप्त हुए, लंबे पौधे प्राप्त हुए। चाहे नर लो लंबा पौधा या चाहे मादा लो, इनको प्राप्त कौन से हुए, सारे के सारे लंबे पौधे प्राप्त हुए। अब मेंडल ने क्या किया, ये जो F1 पीढ़ी प्राप्त की मेंडल ने, इस पीढ़ी के बीच में स्वपरागण होने दिया, सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया, स्वपरागण होने दिया। और स्वपरागण होने से फिर कौन सी पीढ़ी प्राप्त हुई, F2 पीढ़ी मेंडल को प्राप्त हुई। F2 पीढ़ी के अंदर मेंडल को क्या प्राप्त हुआ, तीन प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। तीन प्रकार के तो जीनोटाइप है उनके, दो प्रकार के कौन से पौधे प्राप्त हुए, लंबे पौधे और बौने पौधे। लंबे पौधे भी प्राप्त हुए और बौने पौधे प्राप्त हुए, और जिनका अनुपात क्या था, 3:1। लगभग ये अनुपात लगभग आता है, ऐसा नहीं कि 3 ही प्राप्त हुए 1 ही प्राप्त हुए। लगभग जो जितने उन्होंने बहुत सारे पौधों पर किया ना, तो बहुत सारे पौधों का फिर उन्होंने रेशियो निकाला उनका, लंबे पौधे के और बौने पौधे के बीच में, तो वो कितना था, लगभग 3:1 आया था। ये इनका, इसको हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। जो बाहर से दिख रहा है लक्षण वो फिनोटाइप होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लक्षण प्ररूपी कहते हैं, फिनोटाइप। और जीनोटाइप की हम बात करें, जीनोटाइप इसका क्या होता है, 1, 2, 1, वो हम अभी बात करेंगे, बताएंगे। मेंडल ने क्या बताया, ये जो मेंडल ने किया था एकल संकर संकरण, इसके आधार पर मेंडल ने क्या बताया, मेंडल ने ये बताया कि प्रथम पीढ़ी के अंदर जो बौनेपन का कारक है उसको जो लंबेपन का कारक है उसने क्या दिया, दबा दिया। बौनेपन के कारक को लंबेपन के कारक ने दबा दिया, और ये फिर कारक आगे चलकर, ये कारक F1 पीढ़ी में क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। F1 पीढ़ी के दौरान ये पृथक हो जाते हैं, और पृथक होने के बाद F2 पीढ़ी में फिर अपना अलग अलग अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। ये जो मेंडल ने पौधे की लंबाई के साथ किया, वो अन्य जो 7 लक्षण है उनके साथ भी ये सेम प्रयोग किया, और समान प्रकार के रिजल्ट मेंडल को प्राप्त हुए। मेंडल ने क्या किया, इन आनुवंशिक कारकों को किसके द्वारा प्रदर्शित किया, मेंडल के जो ये आनुवंशिक कारक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मेंडल ने वहाँ अपने पेपर में कहीं पर भी जीन या
एलिल शब्द का उपयोग नहीं किया। उन्होंने कौन शब्द का उपयोग किया? कारक का, जिसे आज हम क्या कहते हैं? एलिल या जीन कहते हैं। आनुवांशिक कारक को किसके माध्यम से प्रयुक्त किया? संकेत के माध्यम से। प्रभावी कारक के लिए या एलिल के लिए मेंडल ने कैपिटल लेटर का उपयोग किया। जैसे कैपिटल लेटर के रूप में बात करें तो लंबाई के बात करें पौधे की, तो लंबा जो पौधा है उसके लिए मेंडल ने कैपिटल टी का उपयोग किया। अप्रभावी कारक के लिए मेंडल ने बोना, पौधे की बात करें स्मॉल लेटर का उपयोग किया। इन्होंने ये बताया कि ये एक युग्म के रूप में या एकांतर रूप में उपस्थित होते हैं, यानी युग्म के रूप में टी हो सकते हैं या कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकते हैं या स्मॉल टी हो सकते हैं। ऐसे युग्म के रूप में ये उपस्थित होते हैं। प्रभावी जो एलिल होता है वो प्रभावी लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है और शुद्ध रूप में अप्रभावी लक्षणों के रूप में अप्रभावी लक्षणों के लिए जिम्मेदार रहता है। जब विषम युग्म जो अवस्था होती है तब केवल प्रभावी लक्षण प्रदर्शित होता है, ये मेंडल ने बताया। यानी जब हम जीनोटाइप की बात करते हैं F2PD की, जो भी हम बताकर गए F2PD में जीनोटाइप की बात करते हैं तो जीनोटाइप क्या प्राप्त होता है हमारे पास? कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी एक प्राप्त होता है और कैपिटल टी स्मॉल टी 2 प्राप्त होते हैं और स्मॉल टी 1 प्राप्त होते हैं। 1:1 का रेशियो में प्राप्त होता है। इसको हम अभी बताते हैं आपको एक डायग्राम के थ्रू कैसे हमें ये प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर मैं ले लूँ, ये गुणसूत्र की बात करता हूँ मैं। मेंडल ने जो अपने लक्षण दिए थे वो किस पे स्थित है? गुणसूत्रों पर, जीन के रूप में स्थित है। दो गुणसूत्र मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। यहाँ पर देखो, इसके ऊपर ये एक जीन स्थित है कैपिटल टी और कैपिटल टी। ये कौन सा है? लंबा पौधा। ये कौन सा है? लंबा पौधा। इसका मैं करा रहा हूँ संकरण किसके साथ में? उस पौधे के साथ में जो बोना है जिसके ऊपर कौन सी जीन स्थित है? स्मॉल टी। इधर कैपिटल टी और इधर स्मॉल टी, ये दोनों स्थित है। इनके बीच में मैंने क्या करवाया? ये क्या है? जनक है। ये क्या है? जनक है। इनके बीच सबसे पहले तो क्या होता है? युग्मक का निर्माण होता है। क्या बनते हैं? युग्मक बनते हैं। युग्मक किसके द्वारा बनते हैं? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनते हैं। और जब कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो एक कोशिका से कितनी कोशिका बनती है? एक कोशिका से टोटल 4 कोशिकाएं बनती है, जो कैसी होती है? हैप्लोइड होती है। और जो कोशिका होती है वो कैसी होती है? 2n कोशिका से फिर n कोशिकाएं बनती है, 4 कोशिकाएं बनती है। जब हम अर्धसूत्री विभाजन पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे कि ये किस प्रकार बनती है। यहाँ पर जब युग्मक बनते हैं, क्योंकि कैपिटल टी है तो युग्मक जो बनने वाले उनके प्रकार होंगे वो जैसे कैसे बनते हैं? ऐसे टी ये 4 बनेंगे तो चारों एक ही प्रकार के होते हैं। इसलिए हम क्या प्रदर्शित करते हैं? सिर्फ टी प्रदर्शित करते हैं। और उनको इस गुणसूत्री फॉर्म में लिखे तो ऐसे हम लिख देते हैं। ये लो टी मैंने लिख दिया। ये युग्मक हो गया इधर। और इधर ये जैसे मैं नर के रूप में ले रहा हूँ, ये मादा के रूप में ले रहा हूँ। ऐसा आप ले सकते हो, किसी को भी किसी के रूप में ले सकते हो। यहाँ इधर युग्मक बना वो क्या हो गया? स्मॉल टी। ये स्मॉल टी। अब हम इनके बीच में हमने क्या करवाया? फर्टिलाइजेशन करवाया। इनके बीच में निषेचन करवाया हमने। जब इनके बीच में निषेचन हुआ तो तब किसका निर्माण हुआ? जाइगोट का निर्माण हुआ, F1PD का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? F1PD का। और F1PD में हमारे पास क्या प्राप्त होते हैं? एक युग्मक माता से प्राप्त होता है और एक युग्मक नर से प्राप्त होता है, पिता से प्राप्त होता है। पिता वाला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पहले कैपिटल टी और फिर मादा वाला, एक इधर से मादा से प्राप्त हो गया स्मॉल टी। और इनका जीनोटाइप की बात करें तो वो जीनोटाइप क्या हो गया? कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये इनका जीनोटाइप हो गया। मेंडल ने देखा ये सारे कैसे थे? ये सारे लंबे पौधे प्राप्त हुए। अब मेंडल ने क्या किया? इनके बीच में स्वपरागण की क्रिया होने दी।
परागण की क्रिया, सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया इनके अंदर होने दी और स्व परागण की क्रिया के द्वारा फिर जो रिजल्ट सामने आए हैं उसको हम देखते हैं यहाँ पर कि क्या रिजल्ट मेंडल को प्राप्त हुए, वो हम देखते हैं यहाँ पर। एक तरफ मैंने ये नर को ले लिया, एक तरफ मैंने मादा को ले लिया। नर को जब लिया, ये जो यहाँ इससे पहले क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे। स्व परागण में सबसे पहले युग्मक बनेंगे, युग्मक के अंदर फिर आपस में युग्मक क्या करेंगे, उनके बीच में संयोजन होगा जायगोट के रूप में। तो कितने प्रकार के युग्मक बन सकते हैं, एक तो कैपिटल टी बनेगा और एक स्मॉल टी वाला बनेगा, कैपिटल टी वाला और स्मॉल टी वाला। जब ये हमारे पास है, इधर देखो साइड में कैपिटल टी और ये स्मॉल टी हमारे पास में है, जब इनसे युग्मक का निर्माण जब इनसे होगा तब ये एक द्विगुणित कोशिका है, फिर इससे क्या बनेगी, 4 अगुणित कोशिका बनेगी, जिसमें 2 के अंदर तो क्या चला जाएगा, स्मॉल टी और 2 के अंदर कैपिटल टी चला जाएगा। जब ये कैसे जाते हैं, ये हम आपको जब कोशिका वाचन पढ़ाएंगे तब हम आपको ये अच्छे से समझाएंगे कि किस प्रकार इनका ये चले जाते हैं, ये गुणित कोशिकाएं बनती हैं। तो यहाँ पर 2 कैपिटल टी और 2 स्मॉल टी, तो यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी ले लिया नर के रूप में, इधर मैं मादा के रूप में लूँ, मादा के रूप में भी वही मैंने ले लिए कैपिटल टी और स्मॉल टी। इनके बीच में जब भी हमने ये इसको ये पुनेट का है, पुनेट ने बताया था ये F2PD है। इस F2PD में फिर यहाँ पर देखो कैपिटल टी और कैपिटल टी, इधर कैपिटल टी, जहाँ जहाँ कैपिटल टी आ रहा है वो कैपिटल टी लिख देता हूँ और फिर कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी, इधर कैपिटल टी और ये स्मॉल टी और लास्ट वाला स्मॉल टी और स्मॉल टी। यानी हमारे पास जो ये 4 प्रकार के हमारे पास प्राप्त हो रहे हैं, 4 प्रकार के हमारे पास ये जीव प्राप्त हो रहे हैं, लक्षण वाले पौधे प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें कौन कौन से कैपिटल टी ये है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी है और ये स्मॉल टी है। यानी एक तो हमारे पास कौन सा प्राप्त हो रहा है, कैपिटल टी वाला, और 2 हमारे पास कौन से प्राप्त हो रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक हमारे पास कौन सा प्राप्त हो रहा है, स्मॉल टी। जो कैपिटल टी वाले ये क्या शुद्ध लंबे पौधे होते हैं, ये अशुद्ध लंबे पौधे हैं और ये शुद्ध बोने पौधे हैं। ये 2 की संख्या में है, ये 1 की संख्या में, ये 1 की संख्या में, यानी इसको हम कहते हैं जीनोटाइप, जीनी प्ररूपी, हम इसको जीनी प्ररूपी हम कहते हैं, जीनी प्ररूपी। रेशियो क्या होगा, 1 2 1, और फिनोटाइप क्या हो गया, लंबे पौधे अनुपात बोने पौधे, वो कितना हो गया, 3:1, 3 लंबे पौधे और 1 बोना पौधा। ये क्या है, ये एकल संकर संकरण है और इसके द्वारा मेंडल ने अपना प्रथम नियम समझाया था। अगली वीडियो में हम मेंडल का द्वितीय नियम और तृतीय नियम, वैसे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम याद ना रखिए, क्योंकि कई किताबों में प्रथम नियम पृथक्करण का नियम बताया गया है, द्वितीय नियम स्वतंत्र अपव्यय का नियम बताया गया है और तृतीय नियम प्रभाविता का नियम। यानी आपको प्रथम द्वितीय तृतीय याद नहीं रखना है, आपको प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यय का नियम के हिसाब से आपको याद रखना है। आज की वीडियो में इतना ही। सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब किए जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।